हेलो, नमस्कार एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जो बच्चे वेरी गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी के लिए। और आज आपकी आरएमएस की क्लास होने वाली है। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आपका एग्जाम लेवल है सैनिक का और जेएनवी का 6 क्लास का, उससे आरएमएस का 6 क्लास का जो लेवल है वो थोड़ा सा मुझे हाई लगा। और वो थोड़ा सा मुझे लगता भी है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट उनसे होता है, सैनिक से और जेएनवी से। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ोगे। मैं आपको ना प्रीवियस ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी, ठीक है? आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इंग्लिश में कितना समझ पा रहे हैं चीजें। और आपको फुली डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे साथ पेड पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, फटाफट स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो कुछ क्वेश्चन है मिसलिनियस है, आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आज कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आप चाहें तो देखो, कॉम्प्रीहेंशन तो सब जगह सेम ही होता है, फिर भी आप चाहें तो मैंने कल भी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाया था, आप देख लेना उसको एक बारी, ठीक है बेटा? चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन फटाफट से। आप लोग भी बेटा देखो, अब ये बात मैं आपसे बार बार बोलती रहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाते वक्त बात नहीं करूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं आपसे पहले बात कर लूंगी 2 मिनट खड़े होके, या फिर बाद में इत्मीनान से बात कर लूंगी, बिल्कुल एकदम ठहर के, ठहराव के साथ। लेकिन बीच में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हाँ, एक चीज और सभी प्यारे बच्चे, कल ना ब्राइटनेस का मुझे अपने से पता नहीं चल रहा था, क्योंकि एलईडी ऑन नहीं था, तो हमारे टेक्नीशियन भी नहीं थे। तो उसके लिए सो सॉरी, आप लोगों को थोड़ा आंखों को प्रॉब्लम हुई होगी। तो आगे से मैं, वैसे मैं मुझे दिखा नहीं, वरना मैं उसी वक्त बता देती कि हाँ चलो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? और मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ पढ़ाते वक्त, ये भी प्रॉब्लम है तो इसीलिए कमेंट्स कभी कभी पढ़ लेने चाहिए। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोर्ड में क्या हुआ भाई? हाँ जी, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ मोडाल ऑफ ऑब्लिगेशन। बेटा देखो, मोडाल होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स ही, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यही आपके मोडाल होते हैं। पर जब मैं आपको मोडाल पढ़ाऊंगी तो आपको ये बात बताई जाएगी कि कौन से होते हैं मोडाल, हेल्पिंग वर्ब्स। पेन कहाँ है हमारा भाई? पेन तो आज हमारा, सारी चीजें आज ही डिस्ट्रैक्ट होनी थी क्या? चलिए बेटा, तो जो हमारा मोडाल ऑफ ऑब्लिगेशन है उसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन का किसी चीज के बारे में अनिवार्यता बताना कि ये काम बेहद जरूरी है। तो उसके लिए हम निश्चित मोडाल यूज करते हैं। जैसे कि किसी को एडवाइस देनी हो तो हम शुड का यूज करते हैं, किसी की क्षमता बतानी हो तो कुड का यूज करते हैं, किसी से प्यार से अपनी बात मनवानी हो तो वुड या कुड का यूज करते हैं, भविष्य में, फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज करते हैं। उसी प्रकार से आपको किसी काम की अनिवार्यता बतानी हो कि ये काम करना बेहद जरूरी है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं, या फिर मे यूज करते हैं। अब सबका यूज मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन, वन बाय वन में सबका यूज आपको बताती हूँ। मस्ट का यूज बेटा वहां होता है जहां हमें किसी काम की अनिवार्यता बतानी हो कि ये काम हमें निश्चित रूप से करना है, ठीक है? ऑब्लिगेशन, जैसे आपके एग्जाम में आपसे टीचर्स अक्सर ही कहते हैं यू मस्ट, जैसे अभी तो आप बच्चे हैं, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है, उसके साथ एक आइडेंटिटी। तो लिखा होता है क्लियरली एडमिट कार्ड पे, यू मस्ट ब्रिंग वन ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब वो ऑब्लिगेशन है, अगर नहीं लाओगे तो एग्जाम सेंटर पे नहीं जा पाओगे, ठीक? दूसरा है हमारा कैन। बेटा कैन का यूज इसलिए नहीं होगा इसमें, ऑब्लिगेशन में कैन का यूज आपका एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए होता है। तो कैन इसलिए कैंसिल हो गया। मैं आपको सारे रीजंस बताऊंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। माइट का यूज बेटा आप पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, और वो भी पास्ट में। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, और वो भी बेटा पास्ट में करते हैं। मे का फॉर्म होता है पास्ट में माइट। मे का यूज भी हम कहां करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, पर प्रेजेंट में करते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं मे का और कहां यूज होता है? मे का यूज किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद, या फिर श्राप देने के लिए भी होता है। जैसे आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें, ठीक है? या फिर कर्ज, कर्ज का मतलब क्या होता है? श्राप देने के लिए। मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप नर्क में जाओ।
वहां भी हम मे का यूज करते हैं। अब देखो ये तीनों ऑप्शंस हमारे कट हो जाते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड है ऑब्लिगेशन से मैच नहीं खाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट। मस्ट बताता है कि ये काम होना ही चाहिए, अनिवार्य है, वरना कोई कंडीशन आपकी पूरी नहीं होगी। समझ पाए होगे मस्ट का यूज। चलिए बेटा अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। आपको एक वर्ड इसमें फिल करना है, डैश आई फॉरगॉट माई होमवर्क एट होम। और एक चीज और बताती हूँ, ये कौन से चैप्टर से है, ये है आपका जिस चैप्टर से, वो है इंटरजेक्शन। कौन सा चैप्टर है बेटा वो, इंटरजेक्शन चैप्टर। इंटरजेक्शन चैप्टर आपका सडन एक्सप्रेशंस को बताता है। किसको बताता है, सडन एक्सप्रेशंस को बताता है कि आपके क्या एक्सप्रेशन है, अचानक से आप किस तरीके से चौंक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेशन मनाते हैं। बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, खैर अभी तो आपका बचपन ही है, कि आप मैच जीत जाते हैं तो हुर्रे शब्द का यूज करते हैं। आपसे कोई गलती हो जाती है तो उप्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से किसी का अटेंशन पाना हो तो हेलो या हाय का यूज करते हैं। किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो तो ब्रेवो बोलते हैं, ब्रेवो, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क वेरी वंडरफुली, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या आना चाहिए, डैश आई फॉरगॉट माई होमवर्क एट होम। और जब आपको क्लास के एंड में, ये तो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम चीजों को, क्लास के एंड में मैं सिलेबस भी बता दूंगी आपको, ठीक है, कि पार्ट ऑफ स्पीच आता है, मोटे तौर पे सिलेबस बता दूंगी, पता ही है आपको, बाकी आप पढ़ेंगे मेरे साथ, पता ही रहेगा। वाओ, ओप्स, आउच, हुर्रे, जल्दी से बताएंगे सब लोग। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, वाव का यूज करते हैं आप कॉम्प्लीमेंट के लिए, जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो, तारीफ करनी हो, वाओ आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, वाओ आपने तो बहुत अच्छा कोई काम किया है, ठीक। उप्स का यूज करते हैं सॉरी के लिए। उप्स का यूज कहाँ होता है बेटा, जहां सॉरी बोलना हो। लेकिन आउच का यूज कहाँ होता है, आउच का यूज होता है जब आप किसी चीज के लिए रिग्रेट करते हैं, है ना, या ऐसे सोचते हैं अरे यार ये तो गड़बड़ होगी मेरे से। हुर्रे का यूज कहाँ होता है, सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए हुर्रे का यूज होता है, ठीक है बेटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, आउच, और ये सी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के लिए वाओ, ओप्स, सॉरी जब आप फील करते हैं, रिग्रेट के लिए, पछतावे के लिए आउच, हुर्रे का यूज होता है सेलिब्रेशन के लिए। ऐसे ही एक शब्द और होता है अलास। अलास का यूज होता है जब कोई दुखी घटना हो, जैसे अलास द ओल्ड मैन इज डेड, डाइड, कि ओल्ड मैन क्या हुआ भाई, बड़ी दुख की बात है, ओल्ड मैन जी की, जो हमारे कोई बुढ़े बाबा थे उनकी डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट वन, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस आर्टिकल करेक्टली। वो सेंटेंस चूज करो जिसमें आर्टिकल का यूज बिल्कुल अच्छे से हुआ है। मैं आपको, आप इसे इंट्रोडक्शन क्लास ही समझे, क्योंकि मैं देखो, एक होता है इंट्रोडक्शन क्लास में आप सिलेबस बता देते हैं, बेटा मुझे नहीं लगता, जो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे पता ना हो कि इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अपनी क्लास में भी पढ़ते हो, सिलेबस जो आपकी क्लास का है ना, इंडेक्स, बिल्कुल डिटो वही सिलेबस है। मैं चाहती थी कि आप चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझें और देखें कि कैसे इंग्लिश को हम और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं अगर मैम के साथ जुड़ेंगे तो। और मेरी गारंटी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वही आएगा, ये मैं पूरा आपसे प्रॉमिस कर देती हूँ अगर आप इंग्लिश में मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, शी इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास, शी इज एन बेस्ट डांसर इन द क्लास, शी इज अ बेस्ट डांसर इन द क्लास, शी इज बेस्ट डांसर इन द क्लास। बताओ बेटा, आर्टिकल आपके 3 होते हैं, मोटे तौर पे मैं आपको बताती चल रही हूँ चीजें। हमारा पेन कहीं गुम हो गया है तो कोई नहीं, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप वेट करते हैं हमारे लिए यूट्यूब पे, तो आज मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। 2 तरीके के बेटा आर्टिकल होते हैं, एक आर्टिकल होते हैं आ और एन, और एक आर्टिकल होता है बेटा द। इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल और इसको डेफिनिट आर्टिकल बोल दिया करते हैं। आर्टिकल अपने आप में एक चैप्टर है जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। किसी दिन मैं आपको आर्टिकल थ्योरी भी पढ़ा दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम आप हमें थ्योरी भी पढ़ा दो, या फिर एमसीक्यू से ही हम समझ पा रहे हैं चीजें, ठीक है। चलिए, तो एक चीज याद रखना बेटा, बेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमारी 3 डिग्रियां होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो गुड एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है अच्छा, तो गुड की पॉजिटिव डिग्री पीडी,
शॉर्ट में लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री गुड है। अगर मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखूंगी तो क्या होगी, बेटर। गुड, बेटर, ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, CD लिख देते हैं। और अगर सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे तो क्या होगी, बेस्ट। सुपरलेटिव का मतलब होता है कि इससे बेहतर अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब होता है कि इससे बेहतर अब कुछ नहीं हो सकता, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। चलो, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, जो कि यहाँ बिल्कुल करेक्ट ठीक हुआ है। यहाँ एन का यूज है, गलत है। यहाँ अ का यूज है, वो भी गलत है। और यहाँ तो कोई यूज ही नहीं है, तो ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, थर्ड में फर्स्ट ऑप्शन ठीक हुआ। बेटा अब ये भी सुन लो कि आ और एन का यूज कहाँ होता है, ये आप जानती होंगे। अ का यूज बेटा आपके उस शब्द से पहले होता है जो वॉवेल से अलग स्टार्ट हो रहा होता है, वॉवेल से ना होके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहता है। और एन का यूज कहाँ होता है, जब वॉवेल से स्टार्ट होता है। अ का यूज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्द से पहले, और एन का यूज वॉवेल से पहले स्टार्ट होने वाले शब्द से पहले होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आप उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें प्रेपोजिशन का यूज बिल्कुल ठीक हुआ है, जिसमें प्रेपोजिशन का यूज बेटा बिल्कुल करेक्ट हुआ है। और वही प्रेपोजिशन यूज होता है जब हम समय की बात करते हैं, क्योंकि समय से जुड़ा है। ही विल अराइव एट 5 o'clock, ही अराइव्ड एट द इवनिंग, शी लीव्स इन मंडे, वी मीट ऑन 8 o'clock। चलो जल्दी से, अब इससे पता चलेगा कि आपको पता है कि नहीं। जब भी हम कोई टाइम मेंशन करते हैं न्यूमेरिकल नंबर में, जैसे 5, 6, 4 या कोई भी नंबर आप बोलते हैं, तो उससे पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि टाइम से पहले जो प्रेपोजिशन यूज होता है, क्या वो किन्हीं और कंडीशन से पहले भी यूज हो सकता है या फिर टाइम से पहले यूज होगा। ठीक है, चलो बताओ आप लोग जल्दी फटाफट से। चलिए मैं आपको बताती हूँ बेटा, जब भी समय की बात की जाती है तो उससे पहले एट का यूज होता है, जो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखो ये गलत क्यों है बेटा, इवनिंग से पहले इन का यूज होता है। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों से ही पहले इन प्रेपोजिशन का यूज होता है। नाइट से, मिडनाइट से और नून से पहले एट का यूज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जब मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी इन डिटेल, आई विल टीच यू द चैप्टर थॉरोली, कंप्लीटली। शी लीव्स इन मंडे, देखो दिन से पहले जैसे मंडे ट्यूसडे कोई बोल दे ना बेटा, तो ऑन का यूज होता है। और यहाँ तो समय, यहाँ एट यूज होना चाहिए था। तो कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, फर्स्ट। ही विल अराइव एट 5 o'clock। बताओ ये बात समझ में आती है। एक दूसरे से बात करने के साथ साथ थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया करो कि क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, करेक्ट। तो ये बात समझ में आई बेटा। एट का यूज कहाँ करते हैं, एग्जैक्ट, जब बिल्कुल एग्जैक्ट निक ऑफ द टाइम, आपको घड़ी से लगा के टाइम दिया जाए 5 o'clock। इवनिंग मॉर्निंग से पहले क्या यूज होता है, इन यूज होता है। नाइट से, मिडनाइट से पहले क्या यूज होता है, एट। और दोपहर, नून से पहले भी क्या होता है, एट का यूज होता है। चलिए, चूज द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बताओ इनमें कौन सा टेंस ऐसा है, हमारे आपको पता ही है ना, 3 टेंस होते हैं मुख्य रूप से, और उनके 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। अभी प्रैक्टिस करें तो देखो, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे हम कि कहाँ से बच्चों को पढ़ाना है। ही विल गो टू स्कूल, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, वी आर ईटिंग लंच। और मैं ये तो बताऊंगी ही कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें से कौन सा है, फिर ये भी बताऊंगी कि ये वाले टेंस कौन कौन से हैं जो उस ऑप्शन से अलग है जो हमारा आंसर है। चलिए फटाफट देख लीजिए, फटाफट देखिए, क्विकली देखो बेटा फटाफट। चलिए बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, पास्ट परफेक्ट जब आपको पूछा जाए तो उसकी एक स्ट्रक्चर होती है। सब्जेक्ट लिखो, हेड लिखो, पास्ट में हेड लिखते हैं, और प्रेजेंट में हैज हैव लिखते हैं। सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। इसका मतलब ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। क्या मतलब हुआ? पास्ट परफेक्ट वो टेंस होता है जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अगर कोई कहे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैड के जगह ना हैव और हैज आ जाता है। हैज आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ। अब देखो देखो जल्दी, कहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है? हैज के साथ। फिनिश का सेकेंड फॉर्म भी फिनिश्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होता है। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। फिफ्थ का यही आंसर है। और देखो बेटा, विल का यूज होता है फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर टेंस है और वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए, जब भी सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है तो वो टेंस होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं दूसरे शब्दों में, सिंपल प्रेजेंट। चलिए, और लास्ट वाला टेंस इज एम आर के साथ आईएनजी। जब बेटा इज एम आर के साथ आईएनजी यूज हो, इज एम आर से मतलब समझते हो? अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट है, सिंगुलर है, तो इज यूज होगा। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ होता है, आई प्रोनाउन के साथ। अगर आर यूज हो रहा है तो वी, यू, दे, जो चीज एक से ज्यादा के बारे में बताए, प्लूरल हो, वहां आर यूज होगा। जब भी इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखा है आगे और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए, तो वो कॉन्टिन्यूटी को बताता है, V1 प्लस आईएनजी और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप मुझे बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, एक दो लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। चलो, कुछ बच्चे तो क्लास में ऐसे हैं जो चीजों को समझते हैं अच्छे से, कुछ बात कर रहे हैं बस। चलिए बेटा, अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताना होगा तो कैसे बताओगे? इज एम आर को हटा के वॉज वर्ड का यूज कर दोगे। वॉज कहाँ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, या कोई एक पर्सन या एक थिंग है। और वर्ड का यूज होता है एक से ज्यादा। पर आई के साथ क्या यूज करते हैं? वॉज या वर? आई के साथ वॉज यूज होता है, ठीक है, पास्ट में। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। बताइए, इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर है? क्विकली बताओ बेटा, विच सेंटेंस हैज स्पेलिंग एरर? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। कौन से सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है? बड़ा सेंटेंस है, आप आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देख लीजिए फटाफट। जल्दी आंसर करिए फटाफट से। वैसे इसमें ना थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, वो ठीक कर लेना मेरे हिसाब से। कंपटीशन की स्पेलिंग में यहाँ पे आई दे रखी है आपको, सपोज करो ये। अब बताइए एरर, अब आपको बतानी है क्या है इसमें एरर। पढ़ लो, द एथलीट शोड रिमार्केबल रिसिलियंस। रिसिलियंस का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज के लिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय टाइप का होना। आवर टीचर एनकरेजेस us to pursue extracurricular activities. The committee will accommodate all valid requests for assistance. चलिए बताइए, what is the error? देखो वैसे इसको कर लेते हैं ठीक, थोड़ा सा सेंटेंस को, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर मैं इसमें भी गलती बता दूंगी तो एक और सेंटेंस में गलती है इसमें। चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर था इसमें, वास्तव में जो एग्जाम में पूछा था ना इसमें गलती दी थी, यहाँ टाइपिंग एरर से इसको ऐसे लिख दिया, तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कंपटीशन में यहाँ पे ई होता है, मेन एग्जाम में ये पूछा था, लेकिन टाइपिंग एरर होने की वजह से इसमें टाइपिंग एरर हो गया, ये सही होना था, ये गलत होना था। चलो कोई बात नहीं,
एकोमोडेट के बारे में आपको बताती हूँ। एकोमोडेट का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप अपने आप को क्या कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं, उस चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे पढ़ाई का माहौल है तो आप पढ़ते हैं, खेलने के माहौल में आप खेलते हैं। तो इसमें ये है मेन एरर, इसमें डबल एम आता है। और कमिटी की स्पेलिंग भी कभी कभी आपसे पूछी जाती है। कमिटी में डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। चलिए नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस एन एडवर्ब ऑफ डिग्री करेक्टली। अब आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बताती हूँ, एडवर्ब विशेषता बताता है किसी एडजेक्टिव की, ठीक है, स्पेसिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है। यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री बताना है। डिग्री का मतलब होता है किसी काम को आप हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, या फिर कभी नहीं करते या हमेशा करते हैं। ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो आपको बस वही फाइंड आउट करना है कि कौन सा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो आप मुझे बताइए कौन सा है जहां पे हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री को गलत यूज किया है। शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, ही रेन एक्सट्रीमली फास्टली, they are running quite slow, the movie was very more interesting। 7 में बताओ। देखो बेटा, हालांकि ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, ही रेन एक्सट्रीमली फास्ट। देखो बेटा, फास्ट को ना कभी फास्टली नहीं लिखते, फास्ट का एडवर्ब फॉर्म ही फास्ट होता है। फास्ट जो होता है ना उसमें कभी एल वाई नहीं जोड़ते, फास्ट का फास्ट ही होता है। और उससे भी अलग बात देखो, हालांकि आपके पेपर में पूछा गया है, फिर भी मेरे हिसाब से इसमें एक और एरर है। पेपर में भी ऐसा नहीं कि सही क्वेश्चन आ जाते हैं, पेपर में भी कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन में 2 गलतियां हो सकती हैं, पर जो सबसे बड़ी गलती है उसे चूज करते हैं। पर वो कॉम्पिटिटिव में होता है, आप तो छोटे बच्चे हो, आपके साथ अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है आपके उसमें सिलेबस में, या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो क्वेश्चन ना माना नहीं जाता है, उस पर ना आपके नंबर कट होंगे, या तो सभी को नंबर मिलेंगे, ऐसा एक रूल प्रावधान होता है। अब देखिए यहाँ पे वेरी मोर इंटरेस्टिंग जो है ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं है, पूरी तरह से ठीक भी नहीं है, पर ये पूरी तरह से गलत है, इसलिए 7 में ये गलती है। ध्यान रखना है आपको, 100% पे अप्रोच करनी है। जो 100% गलत है वो गलत है, उसी तरीके से जो चीज 100% सही है वो सही है। समझ में आ रही होंगी आपको बातें मेरे हिसाब से मेरी। चलिए और देखो, आपको क्या ढूंढना है, जहां पे करेक्ट है तो अच्छा करेक्ट वाला ढूंढना है, मुझे लगा इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे और क्या गलती है इसमें, ये बताओ, क्वाइट स्लो ठीक है या क्वाइट स्लोली? शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, इसमें करेक्टली ढूंढना है। करेक्टली कौन सा है, करेक्ट कौन सा लिखा है, चलो करेक्ट कौन सा लिखा है, दे आर रनिंग क्वाइट स्लोली। क्वाइट स्लो से बेहतरीन ऑफर ये है कि स्लोली हो, पर ये वाला ठीक है। ए ऑप्शन सबसे सटीक है, द मूवी वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मोर इंटरेस्टिंग नहीं होता। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट नहीं, इसमें करेक्ट पूछा है। मैं तभी तो सोचूं कि 2-3 गलत कैसे हो सकते हैं, करेक्ट पूछा है हमसे, तो करेक्ट कौन सा हुआ, शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, वह बहुत थकी हुई है चीजों को कंटिन्यू करने के लिए। चलो आगे बढ़ सकते हैं। ही रेन एक्सट्रीमली फास्ट होना चाहिए, दे आर रनिंग क्वाइट स्लोली, और द मूवी वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वन, विच डज द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स। आपके सामने एक इडियम है, ये वोकैब का पार्ट होता है बेटा। इडियम जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, 9-2-11 होना, ठीक है, तो उसी तरीके से इडियम इंग्लिश में होते हैं जैसे हिंदी में होते हैं। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सारी चीजें, और ये इसमें होती हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो भी इडियम होते हैं, लेकिन वो हिंदी में, ये इंग्लिश में है। तो बताओ ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, ब्रेक द आइस। जल्दी बताइए। टू shatter ice, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू ब्रेक समथिंग, टू आर्ग्यू। देखो बेटा, जब आप किसी से बातचीत स्टार्ट करते हो ना, तो आप ब्रेक द आइस करते हो, मतलब
चुप्पी तोड़ना इसका मतलब होता है, या किसी से बातचीत स्टार्ट कर देना। तो चलिए फटाफट से, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना। ऐसे बहुत सारे और भी इडियम मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे एक इडियम होता है ईट लाइक अ डॉग, सॉरी ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स। बेटा ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना, घोड़े की तरह खाना। तो इसका मतलब होता है ईट अलॉट, बहुत ज्यादा खाना। ईट अलॉट का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज्यादा खाना। अब देखिए दूसरा देखेंगे, ईट लाइक अ बर्ड। जब आप बहुत कम खाते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि पक्षी की तरह खाते हो, चिड़िया की तरह खा रहे हो। ईट लाइक अ बर्ड, पक्षी की तरह खाना, ठीक। ईट लाइक अ बर्ड तो क्या होगा, ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड, ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड, बहुत कम खाना खाना। ईट लेस अमाउंट ऑफ फूड, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आया क्या मतलब होता है। तो इसी तरीके से हम इडियम्स पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन ढूंढना है। द कैट इज हाइडिंग डैश द काउच। काउच होता है बेटा सोफा, ठीक है। काउच आजकल सोफा को बोलते हैं। द कैट इज हाइडिंग डैश द काउच, एट द काउच, इनटू द काउच, ओवर द काउच, अंडर द काउच। फटाफट बताएंगे सभी लोग। चलिए विच इज राइट। वेरी गुड वेरी गुड। एट नहीं बेटा, एट नहीं होगा। एट तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ओवर, हम्म, चलिए और बताइए। ओवर के साथ साथ अंडर अंडर अंडर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें। जैसे एट है, इनटू है, अंडर है, यहाँ अंडर आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे कोई आपका जानवर है घर में, वो बेड के अंदर में लेटा हुआ है। अंडर वहां यूज होता है जहां, अंडर कहाँ यूज होता है, अंडर वहां यूज होता है जहां कोई चीज किसी चीज के नीचे है लेकिन उससे टच नहीं होती है। जैसे आप अपने स्लीपर्स को बेड के नीचे रख दो, अंडर द बेड, तो वो टच नहीं होंगे, एक जगह होगी, आप उन्हें नीचे रख देंगे। आप कहोगे मैम ओवर भी तो आ सकता है ना। आप कहोगे ओवर भी तो आ सकता है, तो मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, ऑन और ओवर का डिफरेंस। ऑन यूज होता है बेटा ऊपर के सेंस के लिए, ठीक है। और ऑन वहां पे यूज होता है जहां पे दो चीजें एक दूसरे को टच कर रही हो। जैसे मेरा हाथ है, मैंने इस पे रखा है ये, ठीक है। सोचो मेरा मोबाइल फोन रखा है मेरे हाथ पे, ये है मेरा मोबाइल फोन। तो मैं कैसे बोलूंगी, मोबाइल इज ऑन माई हैंड। मैं ये नहीं कह सकती मोबाइल इज ओवर माई हैंड। क्यों, क्योंकि ओवर का भी मतलब ऊपर होता है, पर ओवर उन चीजों के लिए यूज होता है जो चीजें एक के ऊपर एक है लेकिन टच नहीं कर रही। जैसे फैन, फैन मेरे ऑन द हेड नहीं हो सकता, वो ओवर द हेड होगा। ओवर का मतलब है डिस्टेंस है, ऑन का मतलब है दो चीजें आपकी टच में है, ठीक है। जैसे बॉटल रखी है आपकी बेंच पे रखी है, तो ओवर द बेंच नहीं होगा, ऑन द बेंच होगा। तो बड़ी छोटी सी बात है, समझ में आई होगी आपको। चलिए विच सेंटेंस बिलो यूजेस बोथ एन एफर्मेटिव एंड अ नेगेटिव क्लॉज। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें हमने एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। क्लॉज का मतलब सेंटेंस के भाग से ये एक भाग आपका नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। थोड़ा लेवल अच्छा है आपके एग्जाम का। ही इज नॉट गोइंग टू द पार्क बट शी इज गोइंग। वह पार्क नहीं जा रहा है लेकिन वह जा रही है। आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट एंड आई एम नॉट हंग्री। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया और मैं भूखा नहीं हूं। शी वॉज टू लेट एंड शी डिड मिस द बस। दे आर गोइंग टू द गेम एंड दे आर एक्साइटेड। जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर इन 10 क्विकली। एफर्मेटिव एंड अ नेगेटिव क्लॉज। हम्म
विच इज द आंसर इन 10? चलिए इधर देखेंगे, एक सेंटेंस नेगेटिव एक पॉजिटिव, वह पार्क नहीं जा रहा है लेकिन वह जा रही है, यही सेंटेंस है जो पॉजिटिव है। अब देखो इधर ये नेगेटिव नॉट का यूज किया है मैंने, और यहाँ भी नॉट, दोनों ही नेगेटिव हो गए। यहाँ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जहाँ नॉट या नेवर का यूज नहीं हो रहा है, किसी भी ऐसे शब्द का जो नो का सेंस देता हो। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सा सेंटेंस है? एक तो ये है, यहाँ नेगेटिव नॉट का यूज हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यही पूछा था एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें दो सेंटेंस हो। क्लॉजेस को हम अलग करते हैं कॉमा से, तो एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। जॉन एंड डैश वेंट टू द पार्क, जॉन एंड डैश वेंट टू द पार्क, ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्रोनाउन चैप्टर से है, और मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन सा ऑप्शन और क्यों है। जल्दी बताइए 11 में क्या होगा आंसर। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने प्रोनाउन अगर पढ़ा होगा तो हमारे दो तरीके के प्रोनाउन होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। ये तो पता होगा आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव का। मैं बताती हूँ आपको क्लियरली। हमारा एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना उन्हें ध्यान से देखा करें, ठीक है बेटा। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। देखो बेटा ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब ये है इन्हें सब्जेक्ट की तरीके से यूज किया जाएगा वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्ट यूज होता है वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होता है? वर्ब के बाद, ठीक है। चलिए अब हमारा पेन भी आ गया तो पढ़ते हैं। आई के लिए ऑब्जेक्ट मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू ही होता है, दे के लिए देम होता है बेटा, और ही के लिए हिम होता है ऑब्जेक्ट, शी के लिए हर होता है, और इट के लिए इट। देखो इसको रट लो, ये रटने की है टेबल। प्रोनाउन की जो टेबल है उसे आपको रटना है। मैं आपको कंप्लीट टेबल बताऊंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे आप एक चीज देखना, आई को हम वर्ब से पहले यूज करेंगे क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गए आप? जो वर्ब से पहले यूज हो वो सब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद यूज हो वो ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ा जा सकता है, एंड के साथ। एंड से जोड़ते हैं ना दो शब्दों को, दो सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट की तुलना भी सब्जेक्ट से ही की जाती है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है और सब्जेक्ट की तुलना भी सब्जेक्ट से की जाती है। हाँ बेटा सही बोल रहे हो, ठीक है करेक्ट। अब देखो जॉन एंड मी ऑब्जेक्ट हो गया भाई, हिम भी ऑब्जेक्ट हो गया और हर भी ऑब्जेक्ट हो गया। देखो जल्दी फटाफट, ऑब्जेक्ट हुआ, हिम भी ऑब्जेक्ट, हर भी ऑब्जेक्ट, आई इज सब्जेक्ट। तो बेटा जॉन तो सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम है, और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन कब? जब वर्ब के बाद यूज होता है यहाँ पे, पर वर्ब से तो पहले यूज हो रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। तो बेटा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से तुलना कर सकते हैं और सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। याद रहेगा आपको? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जब आप डेली डेली क्लासेस लेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंटेंस uses an abstract noun incorrectly? अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पता होना चाहिए। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी फीलिंग्स को बताती हैं। किसको बताती है? फीलिंग्स को। आपको बताना है कि उसका प्लेस, उसकी पोजीशन कहाँ पे गलत है। चलिए, his kindness towards animals made him well loved. She felt a deep sadness when her friend moved away. The teacher praised the student's intelligence in solving the puzzle. The honesty of the wall was evident in its strong build. चलिए बताइए 12 में आंसर। What is the answer of 12? 12 का क्या आंसर होगा? वेरी गुड, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं।
देखिए, हालांकि शब्द बहुत सारे ऐसे होते हैं आपके, मैं बताती हूँ आपको थोड़ी छोटी चीजें। यहाँ पूछा है कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनकरेक्टली यूज हुआ है, मतलब जिसको जिसको वहां यूज नहीं करना था जहां वो यूज हुआ है। ठीक, पहला है हिज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स मेड हिम वेल लव्ड। जो उसकी काइंडनेस है, जिस भी शब्द में एनी डबल एस आता है ना बेटा, वो नाउन होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उसको ज्यादा प्यारा बनाया लोगों का। ठीक है, एनिमल्स के लिए जो उसकी काइंडनेस है। शी फेल्ट अ डीप सैडनेस व्हेन हर फ्रेंड मूव्ड अवे। देखो, डीप सैडनेस, ये वाली बात कुछ जची नहीं। आप ऐसा कर सकते हो कि डिप्रेशन हो गया या ग्रीफ हो गया, पर सैडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये अगर पहले होता तब भी सीक्वेंस बन जाता, पर एक पूरा चैप्टर है, आपको समझाने के लिए पूरा कंसेप्ट ही समझाना पड़ेगा। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस इन सॉल्विंग पजल। देखो, अब एक सेंटेंस ये है, इसे देखेंगे फटाफट। अब ये देखना कौन सा ज्यादा गलत है। ठीक है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस इन सॉल्विंग द पजल, ये सही है। द ऑनेस्टी ऑफ द वॉल वॉज एविडेंट इन इट्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये थोड़ा अटपटा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज यहाँ सही शब्द हमने नहीं चूज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। नाउन 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन सा बजा, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, और कौन सा बजा, एक बजा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ललिता एंड मंजू सॉ साइमा एट द पार्क। अच्छा, लतिका है, लतिका, मैंने सोचा ललिता। लतिका, साइमा, मंजू, पार्क, कौन सा इसमें कॉमन नाउन है, जल्दी बताओ 13 में, फिर हमारा टाइम हो चला है, हम फिर चलेंगे घर पे। फिर आप भी खाना पीना खाना, खाना पीने खाने का टाइम है आपका, जल्दी बताओ विच इज द राइट आंसर। चलो बेटा, किसी का नाम प्रॉपर नाउन होता है, नाम प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर आइडेंटिटी नाम प्रॉपर नाउन, लेकिन पार्क कॉमन है। वो चीज कॉमन है जो दुनिया में बहुत सारी संख्या में हो सकती है। लड़का लड़की कहना कॉमन है, लेकिन लड़के का नाम रघु है, लड़की का नाम सीता है, तो उनकी एक स्पेशल आइडेंटिटी है जिसे प्रॉपर आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है बेटा, और देखो ये चीज, आप लोग मुझे ये बता देना कि मैम एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस करनी है या पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ा के तब प्रैक्टिस कराना, वो आपके ऊपर है, आप जैसे कहेंगे वैसे। आज की क्लास थोड़ा सा आपको लेवल पता लगा होगा, अपना लेवल आरएमएस का सैनिक से और जेएनवी से थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी, और कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी तो ये अपने आप में ना डिस्करेज नहीं होना कि हमें आता नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपने अभी प्रिपरेशन की नहीं है अच्छे से, आप एकजुट होके अभी लगे नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बस सही गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। सही गाइडेंस और टाइम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर ये आप ये जानते हैं तो आप सबसे ब्रिलियंट हैं दुनिया में। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखो, तंदुरुस्त रखो, गुड नाइट।